बच्चे हैं यहाँ हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हिस्ट्री क्वेश्चन में इतने सरल तरीके से अपने को प्रस्तुत किया है कि आज हिस्ट्री में अगर कहीं भी मान लो एक नाम है पूरे जो राजस्थान में कहीं भी देखे तो सिर्फ गणपत जी का नाम है। इन्होंने अपने हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। तो अपने जैसे मैं सर सबसे यानी कि इस चीज़ की हेल्प मिली थी मुझे, जैसे मैंने मई से स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे उसके पहले आरएस का मैं एग्जाम दिया था, मैं समाप्त में था और मई से मैंने स्टार्ट किया था, मई 2022 से फर्स्ट डेट के लिए। तो मेरे लिए नोट्स बनाना उस टाइम मुश्किल था तो मैंने पीपीटी प्रिंट करा ली और सर की राइटिंग भी बहुत अच्छी है तो दिक्कत नहीं है उसमें। राइट तो ये कहना चाहूँगा कि अपने नोट्स बनाओ क्योंकि नोट्स में तो अपने को चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये 7 तारीख को एग्जाम हो जाए उसके बाद थोड़ा बहुत रह चुका है वो लिखने की कोशिश करूँगा। जो पीपीटी काम तो थोड़ा सा उस टाइम के हिसाब से था। हाँ तो यही है, सर को जितना भी धन्यवाद है उतना कम है क्योंकि सर ने एक इतिहास जैसे विषय को इतना अच्छे से प्रस्तुत किया और आगे से यानी कि सर को जो भी है यही राय है कि इस इतिहास विषय को और भी अच्छे से हमारे सामने ऑफलाइन मोड में भी अगर सके तो शिक्षा में सर यही है जो अपने जिस चीज में लगे अभी इतिहास क्या है? मसाला और बस लगी हुई कौन वरिष्ठ अध्यापक की सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ पे उपस्थित होकर अपने विचार रखूँ। इस हेतु आपने अपना सभी का कीमती समय लेंगे। आज समय मेरा तो कीमती है तो मैं तो बाढ़ में होता तो उसके समय कीमती था क्योंकि क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती। आज मैं सच में बड़ा निकम्मा हूँ, कोई काम नहीं। 3:30 बजे के बाद में ये स्थिति है कि कोई कहे और मैं जाऊँ और तभी मैसेज आ गया बच्चों में आना है। मैंने कहा यही तो चाहिए था क्योंकि जब तक मास्टर 45 मिनट नहीं बोलता है तब तक क्या उसको से कुछ भी अच्छा नहीं होता है। पीरियड स्कूल में 45 मिनट का होता है, वो जब तक नहीं बोलते हैं तो बिल्कुल दिन पूरा ऐसे सुना सा लगता है। तो अभी मुझे पूरा टाइम क्योंकि वहाँ गुरुरानी सर के गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या कार्यक्रम पारितोषिक का था तो उसमें ज़्यादा भाषण तो देंगे, भाषण ज़्यादा देंगे तो उनका पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। इसलिए तो सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं कि आप घर बार छोड़ के यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जैसा कि अक्षय ने कहा कि एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। मैं आज वहाँ बैठा था तो मेरे पास में पायनियर स्कूल के सरदार जी काफ़ी एज में, तो वो मेरे को एक प्रश्न करते हैं कि आपको अंकुर जी क्या लगता है नौकरी किसकी लगती है? ये बच्चे ऐसे नाम लेने आ रहे हैं, हार्ड वर्किंग या टैलेंट, आपको क्या लगता है, आपका विचार क्या है इस पर? मैंने कहा हार्ड वर्किंग और टैलेंट दोनों ही है। नौकरी उस लगती है जो परीक्षा तक लगातार टिक कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग है तो भी हो जाएगा, टैलेंट है तो अगर टिक कर नहीं रहा तो महीने में 10 दिन हार्ड वर्क किया 20 दिन मौज कर ली कोई काम नहीं पड़ेगा। टैलेंट है लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे कुर्सी पे 3 घंटे तो आपका टैलेंट कोई काम का। तो मैंने कहा अगर कंसिस्टेंसी हो ना, ये कंटिन्यूटी होती, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब आपकी मान लो परीक्षा फरवरी को 25 में, आप फरवरी तक की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार मेहनत करते जाओ। बाहर की चीजें आपको बिल्कुल प्रभावित ही नहीं करती, आपके धुन में मस्तिष्क में एक ही बात है कि 10 बार सिलेबस करना है और परीक्षा के दिन तक आप अगर लगे रहते हैं, जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, जो कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे आवश्यक होती है। मैं कह रहा हूँ ना टैलेंट चाहिए ना हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी है। और आप डेली 5-6 घंटे भी पढ़ते हैं, आप हार्ड वर्क नहीं सॉफ्ट वर्क भी करते हैं तो भी सिलेक्शन होता है।
आपने कितने घंटे रेगुलर मतलब ऐसे मुझे नहीं लगता होगा कि 14-15 नहीं नहीं सर, मान लो सुबह 8 बजे चले गए तो 12 बजे एक शिफ्ट लगी। 3-4 घंटे ही हो गए। हाँ, 4 घंटे में लगातार में फिर पढ़ाई 3 घंटे होती है, ढाई 3 घंटे। उसके बाद 2 बजे के बाद मान लो ये मतलब ये 6-7 घंटे 7-8 घंटे ये एक सॉफ्ट पढ़ाई होती है। ये कोई बहुत वो नहीं है कि नहीं हार्ड। तो एक आर्मी में भाई नौकरी करता है ना तो उसको पूछना है जब कोई एनकाउंटर हो रहा हो या फिर 400 अभियान चल रहा हो ना तो 25-25 घंटे तक बिस्किट खा के और पीछे भी नहीं देखते, सीधा बिस्किट जैसे लेके खा के और फिर आगे जा रहे कहीं से भी गोली आ सकती। हार्ड वर्क वो होता है। तो सॉफ्ट पढ़ाई भी हो, दिमाग भली एवरेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीनियस है। हम एवरेज की मैं क्या बताऊं, मैं खुद ही एक बहुत ही औसत से कम छात्र रहा हूँ, हकीकत बता रहा। आप इसको ऐसे अतिशयोक्ति मत समझो। मेरे 10th में 49% थे, 12th में 60% मुश्किल से बने, बीए में भी 55% थे, एमए में भी 55%। कोई मेरे पास उपलब्धि नहीं थी उस समय, लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि आज भी मैं पढ़ लेता। उस कंसिस्टेंसी का परिणाम ये निकला कि मैं राजस्थान की और यूपीएससी की सारी परीक्षाएं पास करी, एक आईएएस ने सारी परीक्षाएं पास की, अच्छी रैंक से। हमेशा डबल डिजिट में रही रैंक, 3 डिजिट में कभी नहीं। और हमेशा डबल डिजिट का मतलब है 99 से कम ही है। एक बार आरएस में 712 रैंक। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं जीनियस रहा या ब्रिलियंट रहा। मेरे घर पे आज भी पापा कहते हैं, मेरे स्कूल में भी मैं 8वीं में था तो भी मैं क्लास में 6-7 नंबर पे था 12-13 स्कूल में। 10th में तो पता नहीं मैं नंबर ही नहीं लग रहे। और आदर्श विद्या मंदिर में था, टॉपर 94 था, मेरी 49 थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जानने की कि मेरी कौन सी रैंक है। 12th में था तो 8वीं रैंक थी 18 बच्चों में। कॉलेज में तो फिर पता चलता नहीं कैसे। तो कोई ब्रिलियंसी वाली बात नहीं। तो देखो मेरी इस बात का मतलब ये हुआ कि तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। आप कितने भी जीनियस हो, अगर आप परीक्षा तक मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी जीनियसनेस कोई काम की नहीं। आप यकीन मानिए आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा अगर आप जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे। एक नहीं 10 बार फेल होंगे आप, अगर आप एक ही परीक्षा को टारगेट करके परीक्षा तक लगे नहीं रहते। अगर कोई फेल हुआ है ना बढ़िया तैयारी के बाद, इस कारण हुआ है कि परीक्षा से 1 महीना पहले उसने पढ़ाई छोड़ दी या किसी कारण से डिस्टर्ब हो। परीक्षा तक स्थिति बनाए रखनी है। तो जीनियसनेस हाँ ये है कि प्लस पॉइंट रहता है। कोई बहुत जीनियस है तो 3 बार में सिलेबस पढ़ना है, रिवीजन करके उसको याद हो जाता है। औसत स्टूडेंट है तो उसको 7-8 बार में याद। जीनियस बच्चा जो होता है वो यहाँ थोड़ा सा लीड देता है, लेकिन जीनियस का समस्या ये है कि वो बैठ नहीं सकता। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है वो इतना चंचल होता है कि उसको बैठाए के रखना मतलब उसको चैन से बांध के रखना। उसका दिन में 3 घंटे में नहीं बैठता है, उसके अंदर भगवान ने इतनी चंचलता भर दी जाती है। और जो बहुत कमजोर बच्चा है जिसमें कम याद होता है, क्योंकि प्रकृति के साथ तो आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते, वो खूब अच्छे से बैठते हैं, लेबोरियस होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूँगा, आप एग्जाम तक अपनी कंसिस्टेंसी बनाए, इस बात को याद रखें। अगर आप नियमित वहां तक रहे, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आप अगर एक शिफ्ट में बैठ गए और 3 घंटे लगातार पढ़े, ये तो कंटिन्यूटी। कंसिस्टेंसी ये होती है कि कंसिस्टेंसी मोर इम्पोर्टेंट देन कंटिन्यूटी। यहाँ तक कौन सा भागी मेहनत कर ली, चलते दिन छोड़ दी बेटे। अच्छा आप मैं बाद में देखता हूँ। मतलब मोटी समझ में आई जाती है। वैसे भी सामाजिक के सेकंड ग्रेड में मेरे से जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पता, जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे सेकावटी के बाद मैसेज करते सर मारवाड़ी में बोला था, मैं उसको वापस हिंदी में बोला। मैंने बोला हिंदी में रस नहीं आएगा तो मारवाड़ी में। तो आप लगातार बने। एक चीज तो ये ध्यान है, मैं बहुत लिमिटेड बिंदुओं में बात करूंगा।
और अगर आप उसको ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप निराश नहीं होंगे, ये कारण। दूसरी बात, मार्केट में एक बहुत गलत धारणा ये है कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होती सीधे, कि आप पहले L1 की L2 की करिए फिर सेकंड ग्रेड की करिए, ये कहीं लिखित में नियम नहीं है। मेरे L2 बैच के इस बार 8 स्टूडेंट है। 8 स्टूडेंट क्यों कह रहा हूँ, 8 में ठीक लेने आए तो 8 का हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। 8 ऐसे स्टूडेंट थे जो 8 में से 5 तो हिंदी के, जैसे बुद्धदान था, सॉरी गोदारा, ऐसे बाढ़ में N2 में तैयारी कर रहे थे ढंग से। N2 रद्द हो गई थी बीच में, ये आपदा आई थी। उसके बाद ये बच्चे मेरे पास आए, सर क्या करना, मैंने फर्स्ट तो सर सीधा हो जाएगा, तो क्यों नहीं हो, जब में भी तो हो रहा है। उन्होंने मेरी बात को ऊपर उतार लिया, सर अब आप कह रहे हो रिस्क ले रहे, तो आपने कहा है तो हमारी मेहनत में कमी नहीं है। और 8 बच्चे वो उनका रीट में तो एक का भी नहीं हुआ, और 8 में फर्स्ट ग्रेड। कोई ऐसा नियम नहीं है कि सीधा फर्स्ट ग्रेड सिलेक्शन है। आप ये बिल्कुल मस्तिष्क मत रखना कि भाई आप जिसकी भी कर रहे हैं, कोई सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बीच में कोई दूसरी वैकेंसी आए और आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर बैठे, है ना। इसलिए कंसिस्टेंसी रहे, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी यही प्रूव किया है। एक तो इस बात का ध्यान, दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास में जो भी सामग्री, जो भी कोई ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, कोई बुक से पढ़ रहा होगा, कोई नोट से पढ़ रहा है, वैसे भी वो बहुत लिमिटेड रखा है ना। बहुत ये है कि कोई भी सामग्री पढ़ोगे 85-90% सवाल आ रहा है। आपको एक से अधिक पुस्तकें नहीं लानी, एक से अधिक। अगर आपने मान लो आर्यभट्ट ली, आपको समझ में आ रही, तो मैं मान रहा हूँ वो पर्याप्त। आपने मान लो सौरभ चौबे को पूछेंगे ये किताबें पढ़ ली, मैं मान रहा हूँ वो पर्याप्त। आप फिर दूसरी किताब पढ़, अब किसी ने जैसे ऑनलाइन पढ़ लिया, कई बच्चे से मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं उनको मैं पहले दिन ही कह देता हूँ किताब सब साइड में। अगर इतना सीना ठोक के जो बात कह रहा हूँ ना, तो आप भरोसा करिए, आप निराश नहीं होंगे। अगर आप कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से, मतलब आप जो कोई भी आपकी जो सामग्री आपने चूज कर ली उसको फिक्स रखिए। आप जितनी मार्केट से नई पुस्तकें लाएंगे उतना आप कन्फ्यूज होते जाएंगे, फिर भ्रम की स्थिति पैदा होगी, और भ्रम की स्थिति में आप किसी भी कंटेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। और अगर कंटेंट पे भरोसा ही नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे, अस्थिरता की स्थिति आ जाती है, फिर मस्तिष्क में ऐसे ऊहापोह चलते हैं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं क्या। और ये मैं बातें इस बेस पे कह रहा हूँ कि मुझे हर दिन ऐसे मैसेजेस स्टूडेंट से प्राप्त होते हैं कि सर कौन सी किताब पढ़ूं वगैरह वगैरह, है ना। ये सारी आप हर एक पार्ट की एक से अधिक सामग्री मत रखना, ये बात मस्तिष्क में। तीसरी बात, जो भी सामग्री पढ़ते हो उस सामग्री को आप अभ्यास भी करिए साथ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद आप हाथों हाथ क्या करो, सिंधु घाटी के जो पुराने प्रश्न, आप खूब सारी किताबें आती है आजकल प्रैक्टिस सेट के लिए, सौरभ चौबे की भी आती है, पप्पू सिंह की भी आती है, यूथ की आती है, ACP की आती है, जो भी आपके पास सारे पुराने सवाल की भी आती है, बहुत सारी आती है, नाम की भी आती है, कोई भी एक लेकर उसमें सिंधु घाटी के सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपके कंटेंट से आपको 4-5 सवाल एक्स्ट्रा दे, तो आप अपने नोट्स या बुक्स में ऐड करो। और अब क्या करना है, क्या करना है, जैसे प्रश्न किए करते ही आपको वापस टॉपिक, प्रश्न सॉल्व कर लिए करते फिर वापस टॉपिक, आप वैदिक सभ्यता में मत जाइए। अब आप ये पाओगे, अब आपका ध्यान खींच जाएगा कि यहाँ से कैसे सवाल आता है। पहली बार पढ़ा था तब आपका ध्यान खींच नहीं रहा था, गौर नहीं कर रहे थे। अब आप जब दूसरी बार प्रश्न देखने के बाद पढ़ोगे तब आप गौर करना शुरू करोगे। जैसे सिंधु घाटी पढ़ा था तो पहले आपने गौर नहीं किया, अब आप जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की कला पे आए तो कला पे आपने देखा कि भाई नट मूर्तियों का भी प्रश्न आ सकता है, और प्रश्न पूछा था किसी न किसी परीक्षा में था, आपके दिमाग में क्लिक करेगा और आप फिर उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नोट्स पढ़ेंगे या किताब पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको पूरे कंटेंट में से वो बिंदु पता चल जाते हैं कि जहाँ प्रश्न का एरिया उसको यहाँ से प्रश्न बनता है। कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते कहता हूँ इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
इस बेस पे कहा जाता है कि ये प्रश्न कई बार परीक्षकों की नजर में रहा है और हमें ये नहीं पता होता कि किस परीक्षा में आया, लेकिन हमें ये पता है आया नहीं और किस प्रकार से आपका आ सकता है इसका पता तभी चलेगा जब आपसे प्रश्न किए जाएंगे। नहीं तो पता क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, मान लो नहीं करोगे, तो परीक्षा तो हॉल में जब जाओगे तब आपके प्रश्न पड़ा हुआ है और आप उत्तर नहीं कर पाएंगे। घर आके देखोगे तो वही प्रश्न आपके अंडरलाइन किया होगा, लेकिन परीक्षा हॉल में पता नहीं क्या हुआ था कि आपको उसका उत्तर याद नहीं। ऐसा इसलिए हुआ कि आपने पढ़ते वक्त तैयारी के दौरान उसको गौर नहीं किया, और गौर नहीं करोगे तो मस्तिष्क में उसकी फ्रेमिंग नहीं होगी और परीक्षा में प्रश्न आ भी गया ना तो भी वो सही नहीं। इसलिए पढ़ने के साथ साथ में इस अप्रोच को भी रखें कि किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये एक समझदारी है। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में करिए। जैसे मैंने मेरे बैच के स्टूडेंट को भी कहा था कि जैसे भी सिंधु घाटी सभ्यता की 10, 12, 13 क्लासेस है, देखने के बाद एक बार प्रश्न निकालो, भले एक दिन ऊपर जाए चाहे कोई, फिर वापस कम से एक बार देख लो, फिर दूसरी टॉपिक याद भली मत हो, लेकिन एक बार ऐसे करके चलो। इसके बाद एक और बात, अब इस तरह से आप एक बार सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद आप रिवीजन का दौर शुरू करो। एक एक पार्ट को ले लो। कई बच्चे जैसे एक सब्जेक्ट को, जैसे कोई प्राचीन को पूरा करके दूसरा पढ़ना चाहता है। मेरी आदत ये होती थी कि मैं 2 पढ़ता था प्राचीन के साथ में, जैसे वर्ड ले लिया, 4-5 घंटे वो पढ़ लिया, 3-4 घंटे वो पढ़ लिया। एक में क्या कई बार ऊब जाता, ऐसा नहीं है कि ऊब गया तो फटाफट निपटाओ उसको मोरे काम, ऐसा मत, दूसरे दिन कर लो। ऐसे इससे अच्छा है किताब बंद करके और मन चले अगर निपटा ही रहे हो ना तो कम से कम वहां चले जाओ, क्योंकि परीक्षक अपने को निपटा दे। अगर जल्दबाजी कहीं करी, आपको पता है आपका कर्म मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाना, ये थोड़ी और कुछ वाला है छोड़ोगे ना यहाँ अगली लाइन में पता नहीं परीक्षक को क्या ही पता आपको आए और वहां जाके यही छोड़ा फिर आप बाहर आके कहोगे कि लोग मैंने आज छोड़ दिया, तुम लोग भरोसा, फिर आप यही करते है। फिर एक टूर्नामेंट फेल होने के बाद आप अपनी असफलता को जस्टिफाई करते वक्त किसी के सामने मेरे नंबर कम पड़ गया, मेरे ये कर दिया, मतलब आपने 5-10 कारण बता दिया, सामने वाला बड़ा धैर्य से सुनता है। सुनने के बाद आप जैसे विपरीत मुड़ते हैं तब वो हंसता है मन में वो फिर 10 लोगों को कहता है पता है मन क्या है काम फिर क्या होता है आपकी मदद। कई बार मैं कहता हूँ अगर असफल हुए ना तो खुद को कहिए मैं असफल हुआ, दूसरों को असफलता के कारण बताने से आपकी असफलता सफलता में कन्वर्ट नहीं होगी। इस तरह से रिवीजन किया, जितना रिवीजन बढ़ता जाएगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, नेगेटिव मार्किंग कम होती है, स्कोर बढ़ता है। कई बार आप कह रहे हो सर स्कोर नहीं हो रहा है, स्कोर 5 बार रिवीजन करो, फिर 6ठी बार करना 2-4 नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, 7वां रिवीजन होगा तब 5-7 नंबर और बढ़ेंगे। ऐसे करते करते हर रिवीजन में आप मान के चलिए 5-10 नंबर का एग्जाम होता है हर रिवीजन। भले मैं तो कह रहा हूँ कि 80% सिलेबस आपने तैयार किया है, लेकिन इतना ढंग का किया है और लास्ट में ऐसी स्थिति आती है। देखो मैं कई बार कहता हूँ कि नोट्स क्यों जरूरी है। नोट्स की ऐसी स्थिति होती है कि लास्ट में एक रजिस्टर सुबह से शाम लड़का निपटाता है, लड़का लड़की सभी ऐसे एजुकेशन में बालक का मतलब यहाँ पे बालक बालिका दोनों से राइट टू एजुकेशन में आगे परिभाषा परिशिष्ट हुई हो, उसमें लिखा हुआ बालक का पिता बालक बालक, तो आगे स्पष्टीकरण दिया है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ बालक शब्द आएगा इसका मतलब बालक और बालिका दोनों से। तो जितना रिवीजन बढ़ेगा, अच्छा नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में हाथ में जो बनाए हुए होते हैं ना वो सुबह से शाम तक बच्चा निकाल लेता है। और किताब की स्थिति लास्ट में ये होती है कि किताब आप इकट्ठी गड़ी हुआ है आज 4-5 औसत बड़ा कर लिए। अब स्थिति ये होगी कि परीक्षा आई 20 दिन रहा, हमें वो किताब का पेज कम निकलेगा,
अब धीरे धीरे डिप्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और पेज कम खिसक रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आदमी, ऐसी गंदी स्थिति होती है, एक साल से पढ़ रहा हूँ रिविजन नहीं हो रहा। और आपको मैं बता दूं, परीक्षा से 15 दिन पहले अगर एक रिविजन नहीं हुआ ना तो आप सिलेक्शन से लगभग बाहर हो सकते। नया पुराना तो अलग बात है, क्योंकि पुराने ने इतिहास इतनी पढ़ रखी होती है कि वो अपने अनुभव के बेस पे 3 ऑप्शन गलत करके, अब हम लोग कैसे उत्तर निकालते, 3 गलत करके निकालते, आता तो हमें एक भी नहीं। नया स्टूडेंट होता तो सीधा उत्तर निकालता है, क्योंकि उसको फिंगर पे उसको पता है खानवा की 17 मार्च 1527 में लाल 3 थे गलत कर गए, ये तो नहीं है। ऐसे कर करके उत्तर निकालते हैं, क्योंकि उम्र के साथ में स्मृतियां इतनी रहती। हाँ मजा नहीं सही कह रहा हूँ। धीरे उम्र बढ़ेगी ना, आपको याद होना कम। तो कहने का मतलब है कि जितना रिवीजन बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्कोर अपने आप बढ़ता है। तो कोशिश करो कि अभी हमारे पास खूब टाइम है परीक्षा को लेके। अभी 23 मुझे लगता नहीं है कि परीक्षा, अभी 100 दिन के प्लान भले बनाए, आप टेंशन मत लो, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। और मैं इसको 13 साल से देख रहा हूँ। 13 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 2009 से मैं कॉम्पिटिशन में आया। 2009 में मैंने इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परीक्षा दी, मैं पास हो गया। मैंने RBI की नौकरी की मुंबई में 20 साल का था, चला गया था सेंट्रल में। तो वहाँ से IAS बनने गया था, अभी मैं लेके आया, आज तक सही नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया, ग्रेजुएशन में आ गया। तो मैं देख रहा हूँ ये जो कई बार कहते हैं आप बताते हो लगभग सब सही होता है, अनुमान ठीक बैठता है, इसमें कोई मेरे पास देवी सत्य नहीं। ये एक अनुभव है, सरकार की कार्य प्रणाली को इतना नजदीक से देखा है कि किस समय क्या हो सकता है। 1 साल कोई परीक्षा नहीं, कोशिश ये करो कि जो भाग आपका बहुत मजबूत है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री अच्छी होती है, उसकी नोट्स बनाने की आवश्यकता है, उसमें समय क्यों। जैसे किसी का प्राचीन बहुत साउंड है तो छोड़ो, प्राचीन की नोट्स मत करो। मैं कह रहा हूँ जो भाग आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है या बार बार आपको लगता है कि उस पर काम करने की आवश्यकता है, उसको नोट्स कर लो। थोड़ा सा स्मार्ट बनने की आवश्यकता, और फिर उसको बार बार रिवीजन करते जाओ। ये सिलसिला आप लगातार चलने दो, और लास्ट ये स्थिति आनी चाहिए आपको खुद को याद नहीं होना चाहिए आपने कितनी बार। उस दिन में आपको स्टम्प लिख के दे सकता हूँ, नौकरी फिर एक बार पढ़े कि मुझे लगा कि हमारे गलत बनाओ और किसी बार पढ़े और एक बार पढ़े आप विवेकानंद है। तो एक बार हम लोग की उम्मीद रखें क्यों ना, व्यक्ति को अपने से उम्मीद कब रखनी चाहिए, जब उसने 5, 7 बार 8 बार कोर्स पूरा किया, उसके बाद तो खुद से उम्मीद रखें तो चलो ठीक, उम्मीद लाजमी। एक बार कोर्स करें आप आया रखें, हमारे गलत आपको याद तो कुछ है नहीं करने। इसलिए अगर आपके गलत हो रहे हैं ना सवाल, तो आप अपने कर्म को कोसे नहीं। ये मत सोचना कि हमारा तो लक्ष्य हो जाए बाकी होगी। अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप ये मान के चलना कि ये जिनका अभी भी बताओ कुछ सच्चाइयाँ हैं जिस स्वीकार करें। अगर आपको कहीं पर भी ये लग रहा है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, एकाग्रता का अभाव, बुद्धि सभी की बराबर है, अपने हम कोई डिग्री नहीं है, वो होशियार था 10वीं 11वीं में, और अपनी मैथमेटिक्स लेना IIT का इतिहास, कोई PCB बायोलॉजी ले डॉक्टर बने, तो ये लारे तो बच्चा रहा सभी वही है। अपने से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एक आदमी है तो पोस्ट में 1000 है, क्या फर्क पड़ता है। भले कोई भी जाएंगे ले जा 20 ले जा, अपने को 250 ही तो दे। ये सब एक जैसे हैं, कोई ऐसा ही। अगर आपको लग रहा है कि याद नहीं हो रहा ना, तो एकाग्रता का अभाव। एकाग्रता क्या होती है? एकाग्रता को सिंपल समझ लो आप। हमारा जब भी हम पढ़ते हैं ना तो 2 चीजें काम करती हैं, आंखों से पढ़ते हैं, मस्तिष्क से याद, और इन दोनों का तालमेल है, उसे एकाग्रता है। कई बार क्या होता है जब पढ़ते पढ़ते हम ये सोचने लगते हैं कि पेपर पिलवा रहा हूं और सुन रहा है मुझे आज अकल भी तो है। अब जो आंखें तो अपना काम कर रही है, आंखें लाइन पढ़ रही है,
मस्तिष्क का उससे कनेक्शन टूट गया है, मतलब एकाग्रचित्ता भंग हो गई। कुछ 20-30 सेकंड बाद याद आता है मैं पढ़ रहा और हम वापस उसी जगह जाते हैं जहां वो भंग हुई थी, और हमें ये पता नहीं है कहाँ भंग हुई थी, लेकिन हमें ये याद है कि हमारी आंख ने पढ़ना जारी रखा और हमारे मस्तिष्क ने उस जगह से किसी और जगह चला गया, वो बिंदु अपने को याद है और वहां वापस चले जाता है। अगर इस स्थिति में आप पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होगा, फिर आप भले ही कुछ भी करो, याद करने के लिए एकाग्र। इसलिए कई बार ये कहते हैं कि पढ़ाई का स्लोट हमेशा छोटा होना चाहिए, 40 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, इतना स्लोट ले लिया, फिर थोड़ा 5 मिनट घूम के आ जाए और उसके बाद वापस बैठ। पढ़ाई का स्लोट छोटा है, ऐसे मत बैठिए कि 3 घंटा में उठिए, कैसे की थोड़ी करूँगा। मस्तिष्क का काम है बातों को दिमाग में डालना है, बातों को मस्तिष्क में डालना होता है, तो छोटे छोटे स्लोट करना होता है। हम पहली गलती यहाँ करते हैं कि अभी तो बस 6 बजे, 6 से 8 बजे तक बंदे का 6 से 8 2 घंटे। ऐसे 2 घंटे का मतलब क्या है, इस तरह से क्यों बांधा हुआ है? बेहतर है कि ये सोच लेते कि सल्तनत काल पढ़ रहे थे, सल्तनत में दिल्ली पढ़ रहे थे, दिल्ली में अलाउद्दीन पढ़ रहे थे, अलाउद्दीन की विजय पढ़ रहे थे, तो यही सोच लेते कि अलाउद्दीन की राजपूताना का अभियान पढ़ के फिर बाद में, और राजपूताना का अभियान आराम से पढ़ लिया, आप थोड़ा घूम लिए बात 5 मिनट यार घूमना नहीं कि हमें अभियान करें थे आप अभियान कई बच्चे करते हैं 5 दिन पढ़ लिए तो 10 गाँव जाओ। ये नहीं बड़ा 35-40 मिनट के स्लॉट के बाद में 2-4 मिनट का गैप 5 मिनट का, उस दौरान आपको मोबाइल देखना, मोबाइल 2 मिनट ऐसा नहीं। ये छोटे स्लॉट क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बढ़ा, आपका उसमें रुचि बनी जाए, इस तरह से पढ़ते रहिए, तब याद होना शुरू हो जाए। ऐसे खुद को टॉर्चर करोगे तो याद नहीं, बहुत ज्यादा दबाव लेके काम करोगे कि मेरे को तो रिजल्ट देना ही नहीं, तो मार्क नहीं खत्म, आगे मेरे को काम धंधे लास्ट अल्टीमेट, इस प्रकार दबाव न दीजिए। आप हमेशा ये सोच के चलिए अपने रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये सोच लो। सबसे गंदा सोच सकते सोच रिजल्ट के बारे में जितना गंदा सोचोगे उतना ठीक रहेगा, नहीं तो प्रेशर आएगा। ये सोच के नहीं मुझे पहली रैंक लानी है, ये करना है, वो करना, तो फिर ऊपर क्या आएगा, दबाव। तो दबाव में विराट कोहली जरा जावे फाइनल हुआ तो क्या देगा आगे आपको क्या लगता है, वो खेलना नहीं आता उनको, वो बाद में T20 मारा होगा, लेकिन वो दबाव इतना था उनके ऊपर, जैसे मुझे लगा सूर्य कुमार यादव खेल नहीं, सब दबाव तक। और ये कई स्टूडेंट के साथ में होता है, टेस्ट सीजन पहले रैंक पे आते, लास्ट में परीक्षा में मौज करो क्यों भारत के पता, अरे फिर टेस्ट सीजन में है ना पहली रैंक लाई। समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि उसने इतना प्रेशर ले लिया, उस प्रेशर के कारण परफॉर्मेंस नहीं आई, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो परिणाम आपको पता ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमेशा ऐसे सोच के रखो कि भाई रिजल्ट को जितना नेगेटिव सोचिए, लेकिन तैयारी पॉजिटिव, अपन अपना 100% दे देते हैं, बाकी नियति भी छोड़, जिसको जो रिजल्ट रहना है अपने आप रहेगा। आप अपनी तैयारी में कहीं पर भी कोई कसर तो निश्चित रूप से रिजल्ट देगा। अब मैं फर्स्ट ईयर की स्पेशली हिस्ट्री वालों की बात, आप जितने भी स्टूडेंट